हेलो दोस्तों, तो आज हम नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। तो बेसिकली कल हमने एंड तुमको किया था कहाँ पर, देखो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर छोड़ा था मैंने। लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है। तो जो अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इसको लग रहा था, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोला था हमने, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव इज मतलब अट्रैक्शन। और जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सन लगा रहे थे, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये क्या था, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये बेसिकली क्या था, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या था, ये था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, और तुम सिंपली इसको बोल सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो आज मैं तुमको एटॉमिक साइज पढ़ाने जा रहा हूँ देखना, अभी एक चीज बताने जा रहा हूँ, ये मैंने रिकैप क्यों कराया है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम, साइज कम होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, पुअर स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो साइज बढ़ जाएगा। और मैं एक ऑर्डर लिखवा रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट का, शील्डिंग इफेक्ट का, सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर। शील्डिंग शील्डिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा होती है एस की, फिर होती है पी की, फिर डी की और एफ की। सबसे पुअर शील्डिंग किसकी होती है, एफ ब्लॉक की, एफ की। सबसे ज्यादा एस की होती है। इस शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अंदर आने कम देगा, ये थोड़ी आने देगा। ये डी और ज्यादा पुअर शील्डिंग करेगा, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आने देगा। एफ फाइनली पूरी तरह से वीक है, वीक शील्डिंग है, ये ज्यादा ही आने देगा कुछ। तो इतना समझ आया। तो आज का टॉपिक रहने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एटॉमिक रेडियस। तो इसके लिए मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट याद रखना बिल्कुल। इस सब में ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक। चलो एटॉमिक रेडियस स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस पढ़ने वाले हैं अब हम। एटॉमिक रेडियस पढ़ने से पहले तुम्हारे ख्यालात में अभी देख रहा हूं, ये है तुम्हारे ख्यालात। तुम यही सोच रहे हो ना कि यही, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही होती है एटॉमिक रेडियस तुम्हारे हिसाब से। रेडियस यही है ना तुम्हारे हिसाब से, ये कतई नहीं है रेडियस। हम एटम की रेडियस फाइंड ही नहीं कर सकते। बेसिकली आप क्यों नहीं फाइंड कर सकते, मैं लिखवाता हूं ये तुम्हारे ख्यालात हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तुम्हारे ख्यालात हैं जो कि बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, गलत है। ये रेडियस नहीं होती। तो चलो अब लिखवा, सही चीज पढ़ो। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम cannot be calculated, cannot be calculated। हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब देखो। बेसिकली ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट ऑर्बिटर, ये है सेकंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट। अब इसमें सपोज दैट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है
एटम का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर, वेव नेचर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हो तुम। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा तो क्या है, ये ऐसे ऐसे कुछ घूमता रहेगा, इसकी कोई फिक्स पोजीशन तो रहने वाली है नहीं। हाँ, इस ऑर्बिटल में मिलेगा, इतना पता है अपन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ऐसे रहेगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो सकती है, या तो ए हो सकती है या फिर ए हो सकती है। तो जो तुम ये बना के बैठे थे कि नहीं ये ही रेडियस है एटॉमिक रेडियस, तो ये बिल्कुल गलत था। तो पहले एटॉमिक रेडियस हम क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पहला पॉइंट है इसमें एटम, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एटम इज वेरी स्मॉल, एटम बहुत छोटा होता है। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। तो एटॉमिक, अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो किसी भी एटम की डेफिनेट बाउंड्री होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पाया जा रहा है तो कहीं रेडियस इतनी आएगी, कहीं रेडियस इतनी आएगी, कहीं रेडियस इतनी, मतलब एटम डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री। थर्ड इसका पॉइंट है एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एटम डू नॉट हैव फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री। एटम के पास फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। इतना समझ में आया तो फिर आगे बढ़े। इतना समझ में आया तो फिर आगे बढ़ूं, बिल्कुल बढ़ूं। नोट लिखो, नोट। तो एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम मैंने तो बता दिया कि एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में पहला डाउट आना चाहिए, तो सर एटॉमिक रेडियस हम पढ़ ही क्यों रहे, तो एटॉमिक रेडियस हम निकालेंगे ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेटेड इन बॉन्डेड स्टेट, इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में हम इसको क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस को। जैसे सपोज दैट एक एटम है, उसका न्यूक्लियस ये है, और दूसरा एटम, सपोज दैट एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, दूसरा एटम, उसका ये न्यूक्लियस। हम दोनों न्यूक्लियस की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफाइन करो। ये है इंटरन्यूक्लियस एक्सिस, ये है डी इंटर, इसको बोलेंगे क्या, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। हम इससे फाइंड करेंगे एटम की रेडियस। तो इतने बात समझ में आई। तो एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम, न्यूक्लियर एक्सिस तो पता चल गई हमको, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, अपॉन 2 कर देना तो एटॉमिक रेडियस निकल आएगी। एटॉमिक रेडियस क्या करेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपॉन 2 कर देना, आ जाएगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिस्टेंस अपॉन 2 कर देना, तो ये निकल के आ जाएगी एटॉमिक रेडियस। चिपका लो अपने दिमाग में अच्छे से। तो बेसिकली हम पढ़ने टाइप, कितने टाइप के एटॉमिक रेडियस पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। पहले हम पढ़ेंगे क्या पहले हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। और दूसरी हम पढ़ेंगे क्या,
कोवेलेंट के बाद मेटेलिक रेडियस पढ़ेंगे, मेटेलिक रेडियस। फिर क्या पढ़ेंगे हम, वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस। और जो लास्ट पढ़ने वाले हैं हम, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। बेसिकली हम 4 रेडियस पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवाल रेडियस, आयनिक रेडियस। अभी तक कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, बस एक पॉइंट है, नोट एटम रेडियस कैलकुलेटेड इन बॉन्डेड स्टेट। इतनी बात याद रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़े आगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस इज ए कोवेलेंट रेडियस is a half of internuclear axis half of internuclear axis of covalently bonded molecule, of covalently bonded मॉलिक्यूल। तो देखो, सपोज दैट कैसे निकालेंगे, इसमें हम होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक की देखेंगे। सबसे पहले हम होमो एटॉमिक को समझते हैं। होमो एटॉमिक में देखते हैं। होमो एटॉमिक क्या होते हैं, बेसिकली एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटम। होमो एटॉमिक क्या होता है, एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम एटम। होमो एटॉमिक बॉन्ड बिटवीन सेम एटम, बॉन्ड बिटवीन सेम एटम, सेम एटम। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Cl2, Br2 एसेट्रा। अब देखो इनकी रेडियस हम कैसे निकालेंगे। सपोज दैट कोवेलेंटली मॉलिक्यूल एक दूसरे में थोड़ी धसे हुए होते हैं, मतलब धसे हुए मतलब एक दूसरे में थोड़ी ओवरलैप होते हैं, थोड़ी मतलब ओवरलैप होते हैं। तो ये है कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। एक सपोज दैट एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, और इनका ये है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर एक्सिस होगी एक, ये होगी न्यूक्लियर एक्सिस। तो यही तो डी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच की दूरी डी, यही तो। और कोवेलेंट रेडियस हम कैसे लिखेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का हाफ, पढ़ा था अभी हमने। कोवेलेंट रेडियस इज ए हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। सपोज दैट ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसकी निकालने जाएंगे। सपोज दैट ए एटम है, ए एटम है, सेम एटम है। होमो एटॉमिक के लिए तो डी ए, तो कोवेलेंट रेडियस कैसे आएगी, डी ए अपॉन 2, ये कोवेलेंट रेडियस है। समझे, समझ आया नहीं, समझ आया है या नहीं। ये होमो एटॉमिक की कोवेलेंट रेडियस निकाल ली है हमने। अब हेटेरो एटॉमिक क्या होता है, सेकंड हेटेरो एटॉमिक क्या होते हैं, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम के बीच में, डिफरेंट एटम। जैसे एग्जाम्पल बताओ, HCl, HBr और कुछ भी एक्सेट्रा लिख लो।
तो ये हो गया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। अब इसमें देखो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में इसमें भी दो केस होते हैं। पहला होता है कि जिनकी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सबसे पहला केस बनता है कि एलिमेंट मतलब उनके बीच में एटम्स के बीच में ईएन डिफरेंस जीरो होना चाहिए। बोथ द एटम हैव, पहला केस बनेगा बोथ द एटम हैव सेम ईएन, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम ईएन, पहला केस। दूसरा केस हेट्रोएटॉमिक में पहले कोवेलेंट रेडियस के दो पार्ट है, हेट्रोएटॉमिक के भी दो पार्ट है। पहला पार्ट एटम के पास सेम ईएन होना चाहिए और दूसरा अगर बोथ द एटम हैव डिफरेंट ईएन। तो देखो वन बाई वन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलो पढ़ते हैं। हेट्रोएटॉमिक क्या पढ़ रहे हैं हम? दूसरा पढ़ रहे हैं, दूसरा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक में क्या पढ़ रहे हैं? बॉन्ड बिटवीन सेम ईएन। पहला पढ़ रहे हैं बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ सेम ईएन। सो से ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ सेम क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपली ईएन बोल दो। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे रेडियस? तो इसमें सपोज दैट दो एटम है हेट्रोएटम में, उनकी ईएन क्या है? सेम है। सेम मान लो, चलो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल इसमें घुसा हुआ रहेगा क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है। सपोज दैट इसकी रेडियस है आर ए और इसकी रेडियस है थोड़ी बड़ा बना लूं क्या? चलो बड़ा ही बना देता हूं। अब समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। सपोज दैट इसकी रेडियस कितनी है? आर ए और इसकी रेडियस कितनी है? सपोज दैट आर बी। और इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, कितनी है? डी। ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी, तो डी ए बी कैसे निकालेंगे? तो इसकी आती है आर ए प्लस डी ए बी, इंटरन्यूक्लियर रेडियस कैसे? डी ए बी कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ऐसे निकालेंगे। समझ आया? इसकी रेडियस कैसे? अगर एटम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आर ए, रेडियस ऑफ बी कर देना। ये चलो अब आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट ईएन। मेरा हाथ ऊपर भागता है, ऊपर ऐसे जाती है मेरी राइटिंग खटाक। चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझते जाओ बस। अब डिफरेंट ईएन में कैसे? सपोज दैट एक एटम है, बड़ा ही लो, बहुत स्पेस है अपने पास। सपोज दैट इसकी रेडियस कितनी है? आर ए, इसकी रेडियस कितनी है? आर पी। ये क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डी ए बी। ये ए है मॉलिक्यूल, ये एटम है, ये बी एटम है। तो डी ए बी इसमें कैसे निकालेंगे?
तो डी ए भी निकाल के बताओ इसकी कैसे आती है। इसका फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 ई एन ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये होता है, ऐसे निकालते हैं इसकी डी ए बी। समझ में आ गया? समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ सकता है इसमें, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेगा तुमसे। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो इसकी कैलकुलेट तो हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे ज़्यादा क्वेश्चन बना सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के चले जाना, बस काम हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस हो गया है अच्छे से। चलो अब पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बेसिकली क्या होता है, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस बेसिकली, मेटेलिक रेडियस में, कोवेलेंट रेडियस में क्या है, एटम्स एक दूसरे में धसे हुए थे, लेकिन इसमें बस ऊपर से टच रहेंगे इसमें। मेटेलिक रेडियस में क्या रहेंगे, क्या रहने वाले हैं, जैसे उसमें अगर इस तरह घुसे हुए थे इस तरह, तो इस बार इस तरह रहने वाले हैं, मतलब जस्ट के टच ही करेंगे, घुसेंगे नहीं एक दूसरे में। कोवेलेंट ऐसे है, मेटेलिक ऐसे रहने वाला है, एक दूसरे से टच रहने वाला है। तो मेटेलिक रेडियस कैसे, मेटेलिक रेडियस मेटेलिक रेडियस इज ए मेटेलिक रेडियस इज मेटेलिक रेडियस इज ए मेटेलिक रेडियस इज हाफ ऑफ internuclear distance between metallic bond, ये हो गया मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस अब देखो समझाता हूँ कि कैसे निकालेंगे इसमें। सपोज दैट एक बॉल ए है, एक बॉल इस तरह होते हैं, एक दूसरे से बस टच रहते हैं। ये किसका है, मेटेलिक रेडियस का। मेटेलिक रेडियस कैसे निकालेंगे, सपोज दैट ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना लो, ऐसे बनेगी, ऐसे बनने वाली है, और ये निकल के क्या आने वाला है, डी। ये क्या, डी निकल के आ गया, डी क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब मेटेलिक रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, मेटेलिक रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन हाफ कर दो। मेटेलिक रेडियस इज ए हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेटेलिक बॉन्ड। ए मेटेलिक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन 2, ये निकल के आ गया मेटेलिक रेडियस का फॉर्मूला। अब बताओ, एक चीज पूछ रहा हूं, कंपेयर करना मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस, साइज किसका ज्यादा रहने वाला है, कमेंट करो। कोवेलेंट मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में रेडियस किसकी ज्यादा रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, मेटल के बॉन्ड मेटल एक दूसरे से टच है, मेटल के एटम, और जबकि कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल इस तरह एक दूसरे में घुसे थे, मतलब इनकी रेडियस कम ही आएगी। तो साइज
किसकी ज्यादा होने वाली है? मेटेलिक रेडियस की। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो फिर आगे बढ़ें। आया ही होगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में कैसे नहीं आएगा? मैं खुद स्टूडेंट हूँ। चलो मेटेलिक रेडियस के बाद अब किस पे बढ़े? वंडरवाल रेडियस पे। वंडरवाल रेडियस पे बढ़ते हैं। वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस ये थोड़ी डिफरेंट होने वाला है। वंडरवाल रेडियस इज वंडरवाल रेडियस इज half of internuclear axis internuclear is a half of internuclear distance of internuclear distance between internuclear distance between atom of two adjacent molecule इधर ही सब कुछ छिपा है। two adjacent molecule तो ये देखो को वंडरवाल रेडियस क्या होता है? वंडरवाल रेडियस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फाइंड करेंगे हम। कैसे? तो देखो पहला सपोज दैट ये एटम है, ये बी एटम है। इनकी ये एक्सेस इधर से घुसी हुई है एक दूसरे के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनाया था हमने? ऐसे बनाया था ना। तो ये उसी का वर्जन है। ये ए है, ये बी है। अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ए है, तो सिंपली इधर भी बना लो। चलो हटाओ। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। प्लस ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। तो पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बनाओ ऐसे। तो ये जो निकल के आने वाली है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस डिस्टेंस डी बी बी, बीबी के एटम के बीच में है डी बी बी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को वंडरवाल रेडियस ऑफ बी कैसे लिखेंगे हम? वंडरवाल रेडियस ऑफ बी कैसे लिखने वाले हैं? डी बी बी अपॉन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये निकल के आ गई रेडियस। अब ऐसे हमको ए की फाइंड करना है तो बस सिंपली कुछ नहीं करो, ये जो निकल के आई डी ए, यही क्या है? वंडरवाल रेडियस ऑफ ए। कैसे? डी ए अपॉन 2 वंडरवाल रेडियस ऑफ ए की निकल के आ गई। समझ आया या नहीं? अगर अभी मैं तुमको एक चीज कंपेयर कराने चला जाऊं, साइज बताओ। साइज किसका ज्यादा है? सबसे पहले वंडरवाल रेडियस की साइज ज्यादा है। वंडरवाल रेडियस, फिर मेटेलिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। इसमें रेडियस साइज बताओ। रेडियस साइज तो किसकी? वंडरवाल रेडियस कितने दूर मॉलिक्यूल है। ये तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है। ये तो मतलब वंडरवाल रेडियस की मतलब साइज सबसे ज्यादा होने वाली है। फिर मेटेलिक की और कोवेलेंट रेडियस सबसे साइज छोटी होने वाली है। और वंडरवाल रेडियस सिर्फ और सिर्फ, ये नोट लिख लो, नोट
इन इनर्ट गैस ओनली इन इनर्ट गैस, ओनली इन इनर्ट गैस वंडरवाल रेडियस प्रेजेंट, वंडरवाल रेडियस इज प्रेजेंट। केवल इनर्ट गैस में मिलेगी ये वंडरवाल रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात घुस गई हो दिमाग में तो आगे बढ़े। इतना याद रखना है, इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन करवाने में हेल्प करेगा। ये पॉइंट मैंने नोट यूं ही नहीं लिखवाया। इस प्रेजेंट, अरे लाइन गलत हो गई। ओनली इनर्ट गैस वंडरवाल रेडियस, क्या लिखा, वंडरवाल रेडियस प्रेजेंट। ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन करने में अभी तुमको अभी फर्स्ट जस्ट के तुमको अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड ऑफ जेड, चलो थोड़ी इंक डाल ले रहे हैं। जब तक मैं तुमको गाना सुना दे रहा हूँ, एक्चुअली मुझे गाना आता ही नहीं है, क्या सुनाऊं। चलो अब क्या पढ़ने वाले, ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव एंड एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले जेड इफेक्टिव इधर पढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव और इधर क्या पढ़ ले, एटॉमिक रेडियस। साइड में अलग अलग पढ़ लेंगे क्या, चलो साइड में ही पढ़ लो, एटॉमिक रेडियस समझ में आएगा तुमको, टेंशन मत लो। जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस। अगर हम लेफ्ट से इन ए पीरियड की बात करो, इन ए पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं जैसे सपोज दैट, तो सेल नंबर तो सेम रहता है। सेल नंबर जैसे अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 ही रहेंगे, इसमें भी 3 ही रहेंगे, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। जैसे हम जाने वाले हैं तो नंबर ऑफ सेल तो सेम ही रहने वाले हैं, नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट रहेंगे ना, क्योंकि ग्रुप सेम है। और इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब कि प्रोटॉन बढ़ेंगे। अगर तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ने वाला है कि नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे जब जेड बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, लेकिन तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मतलब जेड इफेक्टिव जैसे जैसे सपोज दैट प्रोटॉन बढ़ते गए तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा या नहीं, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या नहीं, इतनी बात बता दो बस तुमको। और जेड इफेक्टिव बेसिकली होता क्या है, अट्रैक्शन ही तो होता है, अट्रैक्शन होता, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बेसिकली होता क्या है, जेड इफेक्टिव होता ही अट्रैक्शन है। तो अब जैसे इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन ए पीरियड। अब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इधर से लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं हम पीरियड में तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, साइज डिक्रीज होगी। लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज घटेगी, ये बात दिमाग में बिठा लो।
जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों घटेगी? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये बात समझ में आई या नहीं? चलो इन्हें ग्रुप की बात कर लो। इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हैं, टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो क्या होगा जेड इफेक्टिव में? देखो टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्या ये सेल नंबर बढ़ते जाएंगे। सेल नंबर बढ़ते जाएंगे तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे हैं। देखो नीचे जा रहे हो तुम, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं तुम्हारे, तो मतलब क्या अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है लेकिन साइज भी तो बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल कांस्टेंट रहने वाला है जेड इफेक्टिव। इधर समझना, उधर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, लेफ्ट से राइट जाने में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था लेकिन साइज कांस्टेंट थी। लेकिन इस ग्रुप में देखो, अगर तुम नीचे आ रहे हो तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ बढ़ रहा है, लेकिन भाई ये साइज भी तो बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है तो नल्लीफाई करेगा ये इफेक्ट। मतलब जेड इफेक्टिव इधर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, 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 कांस्टेंट रहने वाला है। डस्टर कहाँ गया? इन्हें अब एटॉमिक रेडियस देख लो इन्हें ग्रुप में, इन एक ग्रुप, अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है? बेसिकली सेल नंबर इंक्रीज करते हैं। सेल नंबर बढ़ेंगे या नहीं? सेल नंबर बढ़ेंगे। सेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बेसिकली क्या होगा? साइज भी बढ़ेगा। अगर तुम ऊपर से पीरियोडिक टेबल में नीचे आओगे तो साइज बेसिकली बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन की तरफ चलूं। चलो इतना समझ में आया होगा तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो तो क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले साइज ऑर्डर इन ए पीरियड, साइज ऑर्डर इन ए पीरियड, पीरियड, पीरियड। साइज ऑर्डर हम पीरियड में देख रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड वन का। पीरियड वन, पीरियड वन में कौन कौन से एटम आते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, दो ही एटम आते हैं। पीरियड टू में, पीरियड टू में क्या क्या आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन। यही आता है या नहीं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। थोड़ी नीचे लिखो, नियोन। ये दूसरा, इसका ट्रेंड बताओ। और फिर पीरियड थर्ड, पीरियड थर्ड का, पीरियड थर्ड में लीना, बेटा मांगे, बैगन, आलू, काशी, नहीं पटी, ओल्ड स्टाइल, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, नियोन, हेमन, नीलम और आर्गन। अब देखो, अगर तुम लेफ्ट साइज ऑर्डर इन पीरियड बताना है, तुमको पीरियड में साइज बताओ। तुम बताओगे कि अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो तुम बताओगे कि साइज कम होता है, बिल्कुल कम होता है। ये बात मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तो तुम क्या कर दोगे? ऐसे कर लगा दोगे और ये तुरंत गलत ही गलत, तुरंत गलत। क्योंकि मैंने क्या बताया था? ये तो मैंने बताया है, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ। मैंने ये भी तो बताया था कि वंडरवाल रेडियस किस में लगती है? इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस क्या है?
और वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा रेडियस होती है, वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा रेडियस होती है। तो हेमा ये क्या है, इनर्ट गैस ही तो है, तो मतलब इसका साइज का ऑर्डर ये होगा। वरना तुम जनरली अगर ऊपर वाले से लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे करो। बेसिकली लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज तो कम होगा, लेकिन नियॉन है, ये वंडरवॉल रेडियस है, तो मतलब नियॉन का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। नियॉन के बाद जनरल ट्रेंड लग जाएगा, लिथियम साइज घटेगा। साइज घटता है लेफ्ट टू राइट जाने में। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। समझ आया? अब इसमें देखो, तो जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस कम होगी। लेकिन इधर क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में वंडरवॉल रेडियस, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है। तो मतलब आर्गन की साइज सबसे बड़ी। आर्गन के बाद क्या आएगा, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन। ये आ गए ऑर्डर, लिख लो, छाप लो। हाइड्रोजन, हीलियम, चलो नीचे लिख दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, चलो ठीक है। अब ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर लिखे हैं। अब मैं एक्सेप्शन ऑर्डर पर पीरियड 4 वगैरह नहीं करवा रहा, क्योंकि एक्सेप्शन है वो अलग से देख लेंगे हम लोग। जो नॉर्मल ट्रेंड से चल रहे हैं अभी वह चलेंगे, बाद में लास्ट में मैं एक्सेप्शन करवा दूंगा पूरे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। साइज ऑर्डर यानी ग्रुप देख लो अब। साइज ऑर्डर इन ए ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप 1, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 के बाद सीधे ग्रुप 14 लो, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। इसमें जनरल रूल लगने वाला है, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी। तो ये क्या है, ग्रुप 1 क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, ना कि रब से फरियाद से फरियाद। ग्रुप 2 में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ग्रुप 3 में साइंस, क्या था, स्कूटर, यामाहा स्कूटर स्कूटर यामाहा लाओ, ऐसा यामाहा स्कूटर यामाहा लाओ ऐसा। ग्रुप 14 क्या है, कार्बन, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। 15 नहीं पटी ऐश्वर्या, सब भिड़े। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ग्रुप 17 बताओ, ग्रुप 17 का फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडाइन। और ग्रुप 18 हेमा, नीलम और करीना जी, हेमा, नीलम और करीना जी रानी। तो इसमें जनरल ट्रेंड लगेगा, क्या जनरल ट्रेंड हमने क्या पढ़ा है, टॉप से बॉटम जाएंगे, सेल नंबर बढ़ेगा, सेल नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें सिंपली जनरली लगा दो, डायरेक्ट बढ़ा दो। और मैं बता दूं कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है, जहां से क्वेश्चन आने वाला है वो मैं तुमको पहले बता दूंगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा
प्रोबेबिलिटी कहाँ है तो वो मैं बता रहा हूँ। चलो अब उधर ही की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं शिफ्ट? एक्सेप्शनल ऑर्डर की तरफ, जहाँ एग्जामिनर बिल्कुल बैठे ही रहता कि नहीं अब तो मैं इधर ही से पूछूंगा, और हम वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं। तो हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली बता दूं। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन चलो इधर लिखवा ही दूं वरना तुम्हारे दिमाग में तो घुसेगा नहीं। जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन। शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग शील्डिंग पहले ही स्टार्ट किया था लेक्चर, इधर ही से किया था। शील्डिंग बेसिकली होता है रिपल्सन। रिपल्सन रिपल्सन अब देखो डी ब्लॉक के एक दो कॉन्फ़िगरेशन लिखवाने वाला हूँ तुमको थोड़ी बात समझाने के लिए। तो पहले ले लो साइंस टीचर। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो 1s2 2s2 2p स्कूल 2p6 स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली। हाँ 1 2 2 3 3 4 3 6 4 10 2 12 6 18 19 20 डी में 1 आएगा। और ले लो मन 25। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s कितना 2 3d5। अब तुमको इधर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है या एस में? 4s में जा रहा है या 3d में? बस मुझे इतना बता दो। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है। 4s में जा रहा है, इतने तुमको बात समझ में आई? और पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4s में। फर्स्ट नोट लिख लो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4s देन 3d। ऐसे ही तो जा रहा है। देन इंटर इंटू 3d, बाद में 3d में जा रहा है। अब मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं डी ब्लॉक का पीरियड में। तो ऑर्डर लिखवा रहा हूं पीरियड 4 का, एक्सेप्शनल ऑर्डर पीरियड 4 का। इधर ही से क्वेश्चन बनेगा भैया मेरे, स्टाइल लगा लो जितने लगाना हो। तो ये ऑर्डर क्या होता है? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फी कोनी कॉपर जिंक लिख दिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए तुमको। सबसे पहले ऑर्डर ही बता दूं क्या? फिर इसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दूंगा। ऑर्डर ही बता दूं क्या? नहीं, पहले तुमको नहीं आएगा समझ में। 4s2 3d1 3d2 4s2 3d3 4s2 3 4s क्रोमियम में 1 होता है। 4s1 3d5। ये मैंने कहाँ करवाया था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। 3d1 4s1 क्यों आता है? 4s2 3d5 4s2 3d6
4s2 3d क्या 7 4s2 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का लिख रहा हूँ। 4s2 में फिर 3d 8 4s2 3d 9 इधर नहीं 3d 10 हो जाएगा इधर 1 4s2 3d 10 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने तुमको समझाने के लिए। देखो साइंस से लेके कहाँ तक मनफी कोनी तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है शील्डिंग से ज्यादा होता है, शील्डिंग से ज्यादा होता है। कैसे तो देखो समझाऊं। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है शील्डिंग से तो क्या साइज क्या होगा डिक्रीज होगी या नहीं, साइज इधर से इधर तक डिक्रीज होगी या नहीं, इधर से इधर तक डिक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दूंगा, अभी इतना समझ लो। जेड इफेक्टिव इधर से इधर तक ज्यादा रहता है, जेड इफेक्टिव साइंस से लेके फीको आयरन तक ज्यादा है, और इधर से लेके फीकोनी तक, फीकोनी में जेड इफेक्टिव और शील्डिंग अप्रोक्स बराबर होता है, शील्डिंग ये बराबर होते हैं, तो इनकी साइज मतलब बराबर होती है। और फिर इधर कॉपर और जिंक में क्या होता है कि इधर शील्डिंग डोमिनेट करती है, शील्डिंग ज्यादा होगी, शील्डिंग ज्यादा होगी किससे जेड इफेक्टिव से, जेड इफेक्टिव से ज्यादा रहेगी तो साइज बढ़ेगा। ये इसका एक्सेप्शनल ऑर्डर है, वैसे तो तुमको रट के जाना है ये ऑर्डर, लेकिन मैं बताऊं। देखो एक केस क्या हो रहा है। सपोज दैट एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। शील्डिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, शील्डिंग का देखो पहले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लास्ट में तो दो इलेक्ट्रॉन है सब में, इसमें छोड़ के दो इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन हमने क्या डाला, पहले तो इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, 4s में जा रहा है, 4s में तो हमने डाला d में 1 एक इलेक्ट्रॉन डाला। अब देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, चलो इधर नहीं आगे दे दूं, इधर सपोज दैट न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिटल है। देखो इधर दो लास्ट ऑर्बिट में तो दो मतलब दो है, और जो डी में भर रहे हैं पहले तो ये भर जा रहा था 4s2, उसके बाद क्या भर रहा था 3d बाद में भर रहा था। ये लाइन मैंने क्यों लिखा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन 4s में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, आउटर में 4s में भर दिए हमने इतने। अब भरना है 3d में पहले डाला एक इलेक्ट्रॉन तो देखा गया जेड इफेक्टिव ज्यादा है शील्डिंग से, फिर डाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर देखा जेड इफेक्टिव ज्यादा आ रहा है, मतलब कि अट्रैक्शन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा लग रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में। फिर हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो भी हमको समझ में आया कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए 4 डाले तो भी, 5 डाले तो भी, 6 डाले तो भी, और फिर 7 8 9 डाले, 6 7 8 9 डाले, 7 8 डाले तो हमको कोई जेड इफेक्टिव और शील्डिंग में अब बराबर हुआ, अभी बराबर हुआ, मतलब ये रिपल्सन ये क्या अट्रैक्शन पहले ज्यादा था, ये अब रिपल्सन अभी तक ज्यादा नहीं लगा पा रहे थे, मतलब कि पहले 5 तक जिस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे लेकिन इतना रिपल्सन नहीं लगा पा रहे थे कि इसको ओवरकम कर पाए। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन कितने नहीं हो गए 6, और 6 के बाद जैसे हमने 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन डाला तब इसने जेड इफेक्टिव को थोड़ी ओवरकम किया तो शील्डिंग बराबर हो गई। अब और इलेक्ट्रॉन डाले हमने डी में 10, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचे 8 इलेक्ट्रॉन, तो फिर शील्डिंग इफेक्ट, अब रिपल्सन ज्यादा हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, अब रिपल्सन ज्यादा हो गया तो डोमिनेट कर गया शील्डिंग, तो मतलब साइज क्या होने लगा, अगर रिपल्सन बढ़ रहा है तो साइज क्या होगा, साइज बेसिकली बढ़ेगा।
और इधर जेड इफेक्टिव डोमिनेंट था तो साइज घटेगा। ये ऑर्डर समझ में आ गया तुमको या नहीं? मैंने अच्छे अच्छे एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आया तो इसको बस रट के जाना है, रट के बिल्कुल ऐसे ही देगा तुमको। और पहली चीज पूछेगा जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इधर साइंस से लेके मन तक अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना तो ऐसे पूछेगा कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है साइंस मतलब साइंस टीचर स्कैंडियम से कहाँ तक, आयरन तक। तो जेड इफेक्टिव इधर ज्यादा, और फिर पूछेगा कहाँ जेड इफेक्टिव और शील्डिंग मतलब बराबर है, तो आयरन से लेकर निकेल तक। और कॉपर मतलब शील्डिंग ज्यादा कहाँ है, तो जिंक और कॉपर और जिंक में। इतना पूछ सकता है तुमको स्टेटमेंट वाइज भी देखे, तो ये भी याद रखना है ये कि जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा कहाँ है। याद क्या रखना है, इतना तो समझ में आता ही होगा। चलो तो फिर आगे बढ़े या नहीं बताओ। टाइम हो गया है थोड़ी ज्यादा, लेकिन चलो बढ़ लेते हैं आगे, खत्म करके ही जाएंगे अब। चलो आज आयनिक रेडियस नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी और पढ़ लो। एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में दूसरा, ये भी एक्सेप्शनल ऑर्डर ही पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शनल ऑर्डर पहला पढ़ लिया हमने, अब ग्रुप में पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल ऑर्डर इन ग्रुप में देख लो। तो बेसिकली ग्रुप 13 देखो, ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बेसिकली साइज होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये निकल के आया गलत। ये मतलब ये ऑर्डर सही नहीं था, इसलिए तो एक्सेप्शन बोला। तो ग्रुप 13 का ऑर्डर क्या निकल के आया, बैगन गाजर आलू इन थैला, ये निकल के आया। मतलब इसकी साइज कम हो गई, गैलियम की साइज कम हो गई। ये किस पीरियड का एलिमेंट है, ये पीरियड बताओ, पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ, पीरियड फिफ्थ, पीरियड सिक्स। तो ये ऑर्डर निकल के आया। ये बेसिकली ऑर्डर क्यों निकल के आया, क्योंकि देखो फोर्थ पीरियड में, इधर फोर्थ पीरियड से जहां से गैलियम स्टार्ट हुआ, पीरियोडिक टेबल देखना। इसके पहले 10 एलिमेंट किसके, डी ब्लॉक के एलिमेंट आए हैं। बिफोर, देखो लिखता हूं, बिफोर गैलियम 10 डी ब्लॉक एलिमेंट, बिफोर गैलियम देयर आर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट। 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं, तो मतलब कि डी ऑर्बिट। और अभी मैंने शील्डिंग का ऑर्डर क्या लिखवाया था, डी ब्लॉक की शील्डिंग का ऑर्डर क्या लिखवाया था, डी ब्लॉक में आ रहे हैं, तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है, मतलब कि बिफोर गैलियम इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू n-1 डी। ये सही बात है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बिफोर इंटरिंग, मतलब गैलियम से पहले 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो मतलब कि डी ब्लॉक आ गया, तो बिफोर गैलियम इलेक्ट्रॉन अब इंटर करने लगेगा n-1 डी में। हाँ, और तीसरी बात, डी ब्लॉक की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, शील्डिंग पावर लो। डी ब्लॉक है लो क्या, लेस शील्डिंग इफेक्ट, hence and
साइज ऑफ साइज ऑफ साइज ऑफ गैलियम डिक्रीज डिक्रीज साइज ऑफ गैलियम इसलिए घट जाएगा। समझ गए कि साइज ऑफ गैलियम क्यों बढ़ रहा है? बस इतने से ये दो चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है। अभी और टेक्निकल लेके जाऊं तुमको तो ये गैलियम, चलो आगे आगे ही पढ़ते हैं। इतना लिख लो फिर आगे बढ़े, इतना लिख लो फिर आगे बढ़े। शील्डिंग पावर मैंने क्या पढ़ाई थी? शील्डिंग पावर, शील्डिंग स्टार्ट ही चैप्टर किया था। शील्डिंग सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसकी थी? एस की, फिर थी पी की, फिर थी डी की, फिर थी एफ की। अगर शील्डिंग लेस है मतलब रिपल्सन लेस है तो साइज कम ही तो होगी, ये बताना चाह रहा हूं मैं इसमें। भैया अब समझ में आ गया? हर चीज बार बार लिखना अच्छा भी नहीं लगता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप 13 पर ही अभी चर्चा करेंगे। ग्रुप 13 क्या था ऑर्डर? बैगन आलू गाजर, बैगन गाजर आलू इन थैला। तो देखो ये तो साइज बढ़ा और ये इधर साइज गैलियम और एल्युमिनियम का किसके वजह से शिफ्ट हुआ? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ये साइज ये थैलियम और इंडियम के साइज में ज्यादा, इधर इंडियम से थैलियम में, थैलियम सब नीचे वाले ग्रुप में इसका साइज ज्यादा बढ़ना चाहिए, लेकिन अप्रोक्स बराबर आता है, बिल्कुल माइनर सा थोड़ी सा बड़ा होता है। ये किसकी वजह से होता है? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं मैं लिखवा रहा हूं। चलो इधर ही लिखवा दे रहा हूं। ट्रांजिशन और ये क्यों होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों आता है? क्योंकि इधर अब किस में बताओ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों आ रहा है? बताओ कौन सा पीरियड है इंडियम में? बताओ। सिक्स्थ इंडियम, फिफ्थ से सिक्स्थ में इधर क्या आ जाता है? एफ ब्लॉक आ जाता है। इंडियम से देखो तुम कहाँ, तुमको मैं बताऊं। देखो साइंस यहाँ लाओ ऐसा, यहाँ 7th पीरियड, ये 6th पीरियड, ये 5th पीरियड, यहाँ 4th पीरियड, 6th। और लेंथ नम के बाद इधर क्या आ जाते हैं? चलो 14 एलिमेंट इधर क्या आ जाते हैं? एफ ब्लॉक आ जाते हैं या नहीं? इतना समझ में आया? ये तो तुमको ट्रांजिशन कंट्रैक्शन तो मैं तुमको समझा चुका हूँ, एक्टिव ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, और तुमको समझा रहा हूँ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो ये बेसिकली ये साइज इससे मतलब हल्का सा कम बढ़ रहा है थैलियम का साइज, जबकि सबसे नीचे वाला मतलब एलिमेंट है, सबसे ज्यादा सेल होंगे इसमें, इसको ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन इधर एफ ब्लॉक आ जाता है, एफ ब्लॉक 6th पीरियड में लेंथेनम के बाद इधर एफ ब्लॉक आ जाता है। एफ ब्लॉक की और कम शील्डिंग होती है, अभी शील्डिंग पावर लिखवाई थी। तो इसी वजह से इसकी थैलियम की क्या होती है? थैलियम उतनी साइज नहीं बढ़ा पाता है अपनी, मतलब शील्डिंग पावर कम होती है तो शील्डिंग पावर कम तो साइज घटा लेता है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, शील्डिंग कम तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो मतलब साइज कम हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखाता हूँ ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। साइज ऑफ गैलियम डिक्रीज, साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन किससे? एल्युमिनियम, ड्यू टू ट्रांजिशन कंट्रैक्शन, ड्यू टू
ट्रांजिशन ट्रांजिशन कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ड्यू टू पुअर शील्डिंग। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन। तो जेड इफेक्टिव किसका? जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा या नहीं? जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा साइज से या शील्डिंग से या नहीं? पुअर शील्डिंग है तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो अट्रैक्शन से साइज छोटा हो जाएगा। शील्डिंग इतना साइज ऑफ गैलियम, तो साइज ऑफ गैलियम डिक्रीज। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इंक दोबारा डाल रहा हूं। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया या नहीं? और इधर पे इंडियम और थैलियम में समझ में आ रहा है या नहीं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने समझाया। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से आता है? क्योंकि अब यहां पर एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट की वजह से। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अब लिखता हूं मैं किसके? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ, ड्यू टू वेरी पुअर लिखेंगे अब इधर तो हम वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ब्लॉक एफ सबसेल डी सबसेल ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल साइज ऑफ थैलियम ये सीधे कॉमन डेफिनेशन लिखना। चलो, साइज ऑफ थैलियम इज सिमिलर टू अप्रॉक्स सिमिलर लिख लो, सिमिलर टू किसके? इंडियम, सिमिलर टू इंडियम। इतनी बात समझ में आई? तो ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझ में आ गया, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन समझ में आ गया। ये ट्रांजिशन कंट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबसेल और पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल। अब इतना समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कौन कौन से ग्रुप बचे हैं? अब हमारे ग्रुप बचे हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 4 से। ग्रुप 4 बचा है, ग्रुप 5 बचा है, ग्रुप 6 बचा है, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12। इतने ग्रुप अभी रह गए हैं डी ब्लॉक के। रह गए या नहीं? तो इधर ग्रुप 3, इधर साइंस स्कूटर यामाहा लाओ, और इधर साइंस टीचर विनीता कुमारी के यार है। साइंस टीचर क्या बोल रहा हूँ मैं? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फी को नी कॉपर जिंक। टीना जरीना हाफ वो नसीब था। इसकी ट्रिक निकाल ली है भाई। वो नसीब था इसकी ट्रिक नहीं मिल रही थी। अब क्रीम मुहासों वाली मन तक रे, फिर रूठा ओसामा कोबाल्ट की क्या है? कौन रहता है इधर?
कौन रहता है इधर, निकाह पढ़ो पंडित, निकाह पढ़ो पंडित, पीटी प्लेटिनम, कॉपर यार मत कुछ कर ले। फिर रूठा ओसामा कौन रहता इधर, निकाह पढ़ो पंडित, कॉपर से आगे गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। हाँ अब देखो, लैंथेनम के बाद इधर 58, इसका कितना है, इसके बाद इधर क्या आने वाले हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट आने वाले हैं या नहीं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आने वाले हैं या नहीं। ये कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। 6th पीरियड में क्या, 6th पीरियड, 7th पीरियड 7th, 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। 6th पीरियड के बाद लैंथेनम के बाद क्या 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आने वाले हैं, जिनकी बहुत ही पुअर सीलिंग इफेक्ट रहेगी। तो इधर तो साइज बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। इसमें अभी क्योंकि इसके बाद आए हैं, लैंथेनम के बाद आए हैं 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो इसलिए पुअर सील्डिंग हो जाएगी। तो इनकी साइज अप्रोक्स जिरकोनियम हाफनियम के 200 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन 200 बार आ चुका है, एनसीईआरटी में सीधा लिखा है। तो इनकी साइज अप्रोक्स बड़ी क्यों हो जाती है, साइज इनकी बराबर हो जाती है एफ ब्लॉक के वजह से, साइज बढ़ती नहीं है जबकि बराबर हो जाती है ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, एस एस नहीं लिखा है, एप्रोक्स का साइन लगा है, तुम एस एस ना समझ जाओ इसको। एप्रोक्स का साइन है, एप्रोक्स बराबर है। तो तो 6th पीरियड और 5th पीरियड की, 6th पीरियड और 5th पीरियड के एलिमेंट की साइज बराबर होती है, क्यों। 6th पीरियड, नोट लिखो, नोट 6th पीरियड and 5th period have similar size किसके वजह से, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन। चलो इतना हो गया, आयनिक रेडियस कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से पढ़ो, और मैंने आज खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। आई थिंक मेरा लेक्चर तुमको पसंद आएगा, लाइक कर देना। जय हिंद, बाय, टेक केयर।